बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर हाइड्रोजन से एक इंतहाई अहम टॉपिक बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्राइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है बाइंडिंग कंपाउंड्स की, कि दरअसल बाइंडिंग कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं। तो वो कंपाउंड जो कि दो एटम से मिलकर बने हों, इन्हें हम बाइंडिंग कंपाउंड्स कहते हैं। और जब हम बात करेंगे बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो हम ये कहेंगे कि ये वो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बने हों। या तो हम इसे बाइंडिंग कंपाउंड्स कह देते हैं या फिर हम इसे हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। फिर हाइड्रोजन के हवाले से एक बात डिस्कस की जा रही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हवाले से, कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट से रिएक्शन करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हाइड्रोजन नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस से रिएक्शन नहीं करता। और जब ये बाकी एलिमेंट से रिएक्शन देता है तो उसके नतीजे में डिफरेंट किस्म की हाइड्राइड्स फॉर्म होती हैं। वो हाइड्राइड्स की टाइप्स क्या हैं और उनके नाम क्या हैं तो आपके सामने पेश हैं। तो दरअसल हाइड्राइड्स 6 किस्म की हो सकती हैं, जिनके नाम ये हैं कि वो आयनिक हाइड्राइड्स हो सकती हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स हो सकती हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हो सकती हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स हो सकती हैं। अब हम एक एक करके इन तमाम हाइड्राइड्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस हाइड्राइड को हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं वो है आयनिक हाइड्राइड्स। तो आइए आयनिक हाइड्राइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स की सबसे पहले डेफिनेशन में डिस्कस करनी है कि आयनिक हाइड्राइड्स हम किसे कहते हैं। तो दरअसल ये हाइड्रोजन के वो बाइनरी कंपाउंड्स हैं जो कि एलिमेंट्स ग्रुप 1A और 2A से मिलकर बने हों, लेकिन यहाँ पर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम को सेपरेट कर देते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A और 2A के, जब वो हाइड्रोजन से मिलते हैं तो आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम को हम यहाँ पे क्यों शामिल नहीं कर रहे, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाऊँगा। देन उसके बाद इसकी लॉजिक और इसके तहत बनने वाली एक न्यू टाइप जिसको पॉलीमेरिक हाइड्राइड हम कहते हैं, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आयनिक हाइड्राइड्स पे बात कर रहे थे हम। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हाइड्राइड्स है ना, तो इसमें जो बॉन्ड है किसके दरमियान, मेटल के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान, वो कैसा है, आयनिक है। तो इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स जो है उनको हम सलाइन हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो सॉल्ट्स की तरह ही हैं। इसके बाद अगर हम जनरल फार्मूलाज का डिस्कस करें तो देखें यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो ग्रुप 1A का एलिमेंट आके हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा या फिर ग्रुप 2A का एलिमेंट आके हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो जब इन दोनों को हम अपना मौजूद बहस बनाएंगे तो हमारे सामने दो जनरल फार्मूलाज आ जाएंगे, एक ग्रुप 1A की रिलेशन से और एक ग्रुप 2A की रिलेशन से। तो यहाँ पर M से मुराद क्या लिया जा रहा है, मेटल, जो कि ग्रुप 1A या 2A का हो सकता है। और S से मुराद तो यकीनन हम जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या मुराद है, हाइड्रोजन। चूँकि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज की सूरत में हमारे सामने आएगी। इसके बाद इस एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एक एग्जाम्पल ग्रुप 1A के हवाले से है और एक एग्जाम्पल ग्रुप 2A के हवाले से। क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप 1A के साथ 1:1 का रेशियो रहेगा, लेकिन ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें सलाहियत है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की। तो इसका मतलब है यहाँ पर कम से कम 2 हाइड्रोजन की नीड होगी, और यहाँ पे जो रेशियो होगा मेटल और हाइड्रोजन का वो 1:2 होगा। तो ये तो आयनिक हाइड्राइड्स का एक जनरल ओवरव्यू आपके सामने आ गया। देन उसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तो इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है कि इसको हम प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन गैस को पास करवा देने से अल्कली मेटल से और अल्कलाइन मेटल से। और वो मेटल की हालत ये होगी कि वो क्या होंगे, खौलते हुए होंगे, और मेटल को इतना खौलाया या तपाया जाएगा कि वो बिल्कुल रेड हो जाए। ठीक है, जैसे घर में हम किचन वगैरह में देखते हैं कि जब खाना वगैरह बन रहा होता है तो चूल्हे के अतराफ जो रॉड्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं, यानी वो इतना शदीद गर्म हो जाती हैं कि उसके बाद उसमें रेडनेस दिखाई देती है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले हमें इन्हें गर्म करना होगा। दैन उसके बाद जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने के नतीजे में हाइड्राइड्स फॉर्म होंगी। तो सबसे पहले ग्रुप 1A के हवाले से हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने लिथियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया और इस दौरान जो टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है तो वो 700 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्कली मेटल के हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगी। सेम विद ग्रुप 2A के यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैल्शियम और उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे। 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है
जिसके नतीजे में आयनिक हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 2A फॉर्म हो जाएगी। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लें आयनिक हाइड्राइड्स की। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली बात ये कि आयनिक हाइड्राइड्स क्या होंगे, वो सॉलिड्स होंगे, बिकॉज इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। देन उसके बाद ये थर्मली स्टेबल होते हैं क्योंकि ये इंतहाई हाई टेम्परेचर पर फॉर्म हुए होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है। और आयनिक कंपाउंड होने के नाते एक और प्रॉपर्टी वही बात कि ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो आयनिक कंपाउंड्स को बेहतर अंदाज से अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। देन उसके बाद ये इनसॉल्युबल होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। एंड लास्ट कि ये क्या हैं, कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पहली बात तो ये है कि जब ये आयनाइज होंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव आयन की सूरत में। उसकी वजह क्या है, वो पीछे बयान की कि मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कि जब आपने क्या किया, आयनिक हाइड्राइड को डिकम्पोज करवाया, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज की सूरत में आपके सामने आएगा, जबकि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज की सूरत में आपके सामने आएगा। देन उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्ट करेंगे वाटर से, एसिड से और अल्कोहल से, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये सारी बातें पॉइंट्स में इस वजह से भी आपके सामने रखी हैं कि इसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं, और जब मैं पैराग्राफ ही बजाय पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा तो ये बातें कि ना आप बहुत अच्छे अंदाज से एब्जॉर्ब कर सकेंगे, याद रख सकेंगे, और MCQ में आप फिर करेक्ट आंसर को बआसानी मार्क कर सकेंगे। तो याद रखिएगा कि जब हम आयनिक हाइड्राइड्स को वाटर के साथ, एसिड्स के साथ और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नतीजन क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने कि जिसमें आप देखिए कि पहले वाटर से, फिर एसिड से और फिर अल्कोहल से जब हमने रिएक्ट करवाया तो इन तीनों रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आई। देन उसके बाद एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ये रिड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड्स को। जब आप मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये बात मालूम है कि मेटल की ऑक्साइड बनाई जाती है और फिर ये काम आसान हो जाता है कि हम मेटल को रिड्यूस करवाएं और प्योर मेटल हासिल कर लें, तो उसके लिए भी आयनिक हाइड्राइड्स को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी ऑक्साइड से। देन उसके बाद इसके यूजेस हैं, और यूजेस सबसे पहला वही है जो कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए काम आएंगे। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आयनिक हाइड्राइड्स हमारे काम आते हैं, और ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आयनिक हाइड्राइड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम अगली हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे जो कि है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो आइए कोवेलेंट हाइड्राइड्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कोवेलेंट हाइड्राइड्स की डेफिनेशन मौजूद है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को हम बयान करते हुए कहते हैं कि ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के उस वक्त के जब इसका रिएक्शन होगा एलिमेंट्स के साथ ग्रुप 3A के, और ग्रुप 3A में 2 एलिमेंट्स को हम यहाँ से अलहदा कर देते हैं। साथ में ग्रुप 4A के एलिमेंट्स होंगे, 5A के एलिमेंट्स होंगे, 6A के एलिमेंट्स होंगे और 7A के एलिमेंट्स होंगे। यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A से लेके 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं अलावा इन 2 के, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे सामने कोवेलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं तो इसमें जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट के साथ वो कोवेलेंट है, और वो कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसी वजह से कोवेलेंट हाइड्राइड्स को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का। इसके बाद इसी को एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल्स आपके सामने ये हैं। सबसे आम एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं, जैसे मीथेन गैस हो गई, अमोनिया गैस हो गई और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई। अब इसके बाद हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कोवेलेंट हाइड्राइड्स के वो 2 किस्म के हो सकते हैं। या तो हम इसको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए फॉर्म करेंगे या फिर इनडायरेक्ट मेथड के तहत। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की कुछ इक्वेशंस आपके सामने रखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में होगा ये कि हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होगा डायरेक्टली उन प्योर एलिमेंट्स से, और फिर वो आपको देगा क्या, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसकी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हाइड्रोजन गैस को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे रेडिएशन की मौजूदगी में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा। देन उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड की एग्जाम्पल है, और सिमिलरली ये आपके सामने अमोनिया की एग्जाम्पल है। तो ये मेथड आप जब देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है और नतीजतन हमें कोवेलेंट हाइड्राइड्स हासिल हो रही हैं। उसके बाद एक मेथड आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में होगा ये कि जो कार्बाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं या फॉस्फाइड्स हैं और क्लोराइड्स हैं, जब इनको हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, और वाटर जब सॉल्वेंट के बजाय रिएक्टेंट बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइज का प्रोसेस कहते हैं या हाइड्रोलिसिस कहते हैं।
तो जब आप कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड और क्लोराइड्स को हाइड्रोलाइज करवा देंगे तो उसके नतीजे में आपको कोवलेंट हाइड्राइड्स मिल जाएगी। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इथाइन फॉर्म हो रही है, अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है, एक बार फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर मीथेन गैस की यहाँ पे फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद जनाब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। उसकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स ही होती हैं, अलावा कुछ चीज़ों के। सबसे पहली बात ये कि जब ये कोवलेंट है तो फिर ये गैसेस या लिक्विड्स होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी यकीनन लो ही होगा, और ये वॉलेटाइल हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये है कि ये आम टेम्परेचर पर बहुत जल्दी बॉयल होके अपने कंटेनर से गायब हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको वॉलेटाइल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अभी तक कोवलेंट हाइड्राइड्स के आपने दो और नाम सीख ली, एक क्या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और अब एक और नाम आपके सामने आ रहा है वॉलेटाइल हाइड्राइड्स। सेम विद आयनिक हाइड्राइड्स, जिसको हमने ट्रू हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहा था। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज़ का हिस्सा बनती हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहा करें। इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये तो यकीन जाने तकरीबन हर साल एमसीक्यू में इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है कि देखो जब हाइड्राइड्स ग्रुप 3A और 4A की बनेगी तो वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। फिर अगर हाइड्राइड्स ग्रुप 5A की होगी तो वो क्या होगी, बेसिक होगी। लेकिन हाइड्राइड्स ग्रुप 6A और 7A की वो क्या होगी, एसिडिक होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि जो वाटर यानी H2 वो भी हाइड्राइड्स है ना, तो वाटर क्या है, वो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसका नेचर एसिडिक नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने 2 हाइड्राइड्स कंप्लीट कर ली, आयनिक कंप्लीट हो गई है और कोवलेंट हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गई है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट हाइड्राइड, और वो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। नाम से आप समझ गए होंगे कि हाइड्राइड का नेचर क्या है। बहरहाल इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड दरअसल क्या है। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड ये है कि जब हम हाइड्राइड्स को ग्रुप 3A की कंबाइन करवाते हैं हाइड्राइड्स के साथ ग्रुप 1A की, तो फिर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स फॉर्म हो जाती हैं। यानी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स अपनी ज़ात में प्योर नहीं है, बल्कि ये दरअसल ग्रुप 1A और 3A की हाइड्राइड्स का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन देन हमें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की सूरत में सामने नज़र आएगा। यहाँ पर मैं एक इंतहाई अहम बात आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि आयनिक हाइड्राइड में आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट हाइड्राइड्स में कोवलेंट बॉन्ड था। और हम ये बात जानते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट का एटम जब वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है, देन उसके बाद वो फर्दर बॉन्डिंग की तरफ जाता है, और वो फर्दर बॉन्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है कि जब आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उन्हें कोई नया बॉन्ड अब जनरेट करना है अपने दरमियान, और वो बॉन्ड यकीनन क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब जब ये तीनों बॉन्ड एक कंपाउंड में आ गए तो यकीनन उसको हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का नाम दिया, और यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में ये तीनों बॉन्ड्स मौजूद पाए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर्म में क्यों होते हैं। तो एक दूसरी डेफिनेशन है कि जिसमें मैं इस बात को वाज़ेह करने लगा हूँ कि जो हाइड्राइड्स है ना ग्रुप 3A की, वो सारी की सारी अनस्टेबल होती हैं सिवाय एक के, यानी कि जो बोरॉन की हाइड्राइड्स है वो तो स्टेबल होगी, लेकिन बाकी जो ग्रुप 3A की हाइड्राइड्स है ना कोवलेंट हाइड्राइड में, वो सारी की सारी क्या है, अनस्टेबल हैं। अब जब वो अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी हासिल करने की गर्ज से वो कंबाइन हो जाएंगी ग्रुप 1A की हाइड्राइड्स के साथ, और नतीजतन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगी। जनरल फार्मूला अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जनरल फार्मूला के लिए हमें एक बात यहाँ पे डिस्कस करनी है कि अगर हम A से मुराद ले लें वो मोनोवैलेंट अल्कली मेटल, और B से मुराद ले लें ग्रुप 3A का ट्राईवैलेंट आयन, ठीक है, क्योंकि अल्कली मेटल क्या होता है, वो मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, वो +1 चार्ज एक्वायर करता है, और जो एलिमेंट ग्रुप 3A का होगा तो यकीनन उसके साथ मामला 3 इलेक्ट्रॉन के शामिल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट आयन कहते हैं। तो A से मुराद हमने अल्कली मेटल ले लिया, B से मुराद हमने क्या ले लिया, ग्रुप 3A का मेंबर ले लिया। तो इस तरीके से अगर हम जनरल फार्मूला इसका बयान करना चाहें तो बनेगा ABH। A क्या है, अल्कली मेटल, B क्या है, ग्रुप 3 का मेंबर, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कमोबेश 4 एटम्स हमें दिखाई देंगे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस एग्जाम्पल्स को, और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के साथ ही अब हम मूव करेंगे किस तरफ, इसकी फॉर्मेशन की तरफ। तो फॉर्मेशन के हवाले से यहाँ पर आपके सामने मैं 2 इक्वेशन रखूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि भाई ये जो हाइड्राइड्स है ना, तो हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कोवलेंटली बॉन्डेड होगा किसके साथ, ट्राईवैलेंट मेटल एटम के साथ। तो इस सूरत में जब हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हासिल कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा कोई एप्रोप्रिएट अल्कली मेटल का हाइड्राइड के जिनके कॉम्बिनेशन से हम इसको हासिल कर लेते हैं। और जो पीछे दोनों एग्जाम्पल दिखाई उनकी दोनों केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को फॉर्म किया। एक तरीके का एडिशन रिएक्शन होता है कि जिसके नतीजे में हम ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हासिल कर लेते हैं। देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात ये कि ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं।
और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल होता है। स्टेबिलिटी के हवाले से ये है कि ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहते हैं और चूंकि इनका नेचर पोलर है तो इस वजह से ये बासानी वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। एक बार फिर कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इसमें तीनों किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है, यानी आयनिक बॉन्डिंग मौजूद है, कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाली बॉन्डिंग भी इससे पाई जाएगी। उसके बाद फिर ये बात हम यहाँ पे रिपीट करने लगे हैं आयनिक हाइड्राइड्स की तरह कि जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो यहाँ पे एक बार फिर हमें हाइड्रोजन गैस हासिल हो जाएगी। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने ये रही कि जब हमने हाइड्रोलाइज करवाया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को तो हमें क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने एक बार फिर किसी और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो नतीजतन हमें हाइड्रोजन गैस हासिल हो गई। तो यहाँ तक तीसरी अहम हाइड्राइड यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड ख़त्म होती है। अब हम मूव कर लेते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स की तरफ। आइए इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मेटालिक हाइड्राइड क्या है? तो मेटालिक हाइड्राइड्स ये हाइड्राइड्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ पर हम ग्रुप 1b और 2b को अलहदा कर रहे हैं। इसको भी यकीनन हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि आयनिक हाइड्राइड्स में भी हमने ग्रुप 2 से 2 एलिमेंट्स को अलहदा किया था और यहाँ पर मेटालिक हाइड्राइड में हम ट्रांजिशन एलिमेंट तमाम के तमाम ले तो रहे हैं लेकिन 2 ग्रुप अलहदा कर रहे हैं। तो उसकी ख़ास वजह है जो यकीनन अगली टाइप में मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो आगे की अहम बात यह है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना तो उसमें क्या मौजूद होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। वो छोटे छोटे जो एम्प्टी स्पेस एटम में मौजूद होते हैं तो दरअसल उसकी वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है इन स्पेस में आके क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये जो स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस है ना इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, ख़ास टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, तो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन गैस आके जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, यानी कि जो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेशन है मोल रेशियो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अभी तक आप देखते हुए आए कि हर हाइड्राइड्स का कोई ना कोई दूसरा नाम भी मौजूद है। तो यहाँ पे मेटालिक हाइड्राइड्स के हवाले से याद रखिएगा कि इसको हम नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं और साथ में इसको इंटरस्टिशियल स्पेस से निस्बत देते हुए हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का नाम भी देते हैं। ठीक है, असल में इसका नाम क्या है, मेटालिक हाइड्राइड्स है और इसका सबब क्या है फॉर्मेशन का, वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एम्प्टी स्पेस। ये बातें डिस्कस करने के बाद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स हैं कुछ मेटालिक हाइड्राइड्स की। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये क्या है, सॉलिड्स हैं। इसके अलावा ये स्टेशियोमेट्रिक रूल्स फॉलो नहीं करते, यानी कि जो मोल रेशियो है वो इनका फिक्स हमें नहीं मिलता, हर दफ़ा एक नया मोल रेशियो हमारे सामने आता है इनके कंपाउंड्स का। देन उसके बाद ये बिहेव करेंगे प्योर मेटल की तरह। उसके बाद जो बॉन्डिंग है किसके दरमियान, मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ पर वो क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। और चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है तो एक और प्रॉपर्टी हमें बयान करना आसान है, वो क्या है कि जब हम हीट करेंगे इन्हें तो क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज़ होगी, किस स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में। और जो एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन रिलीज़ होगी वो यकीनन क्या होगी, इंतहाई रिएक्टिव होगी। तो इस वजह से ये जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं ये इस्तेमाल होंगे कैटलिस्ट की सूरत में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, वैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से आप चैप्टर 5 में यही पढ़ेंगे, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो यकीनन ये ट्रांजिशन मेटल की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब हो जाना यहाँ पर अहम है, क्योंकि जब हम इन हाइड्राइड्स को गर्म करेंगे तो यकीनन हाइड्रोजन जो है एटॉमिक स्टेट में हासिल होगी और फिर वो क्या करेगी, तेज़ी से रिएक्शन देगी। तो इसका मतलब ये है कि मेटालिक हाइड्राइड्स यहाँ पे क्या हैं, वो कैटलिस्ट के सूरत में भी मौजूद हैं और कैटलिस्ट की सूरत में केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, जिसमें हम हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड में ऐड करवाना चाहें। ये जो हाइड्राइड है इसमें मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान कोई भी हकीकी केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है डिफरेंट प्रोसेस के हवाले से। तो यहाँ तक मेटालिक हाइड्राइड कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड की तरफ और इसमें बकिया रह जाने वाले एलिमेंट जिनको हमने अलहदा किया था उसको मौजूद बहस बनाएंगे। तो जब हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन ये है कि जो हाइड्राइड्स है ना बेरिलियम के और मैग्नीशियम के, जिसको हमने आयनिक हाइड्राइड में छोड़ा था, तो इनकी हाइड्राइड दरअसल क्या कहलाती हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहलाती हैं। क्योंकि पॉलीमेरिक हाइड्राइड में क्या मामला है कि जो बड़ी तादाद है किसकी, या तो बेरिलियम हाइड्राइड की या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड्स की, तो ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने का सबब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि इन कंपाउंड की एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर एक बड़ा बल्कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस वजह से हम इसको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का नाम देते हैं।
कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव अंदाज से हमारे सामने आ जाती है। तो यकीनन इसमें ये 2 ही एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स के साथ हमने ये डिस्कस कर लिया है कि बहुत सारे यूनिट्स आके इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो जनरल फार्मूला बयान करना बड़ा ही आसान है कि या तो बेरिलियम हाइड्राइड्स के n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड्स के n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे। तो वो n नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि बड़ी तादाद में जो इसके यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो ये हाइड्राइड्स हमारे सामने आ जाती हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी आपको आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में नज़र आएगी। बिकॉज मेटल मौजूद हैं और मेटल और हाइड्रोजन मौजूद है तो आयनिक बॉन्ड बना है। तो आयनिक बॉन्ड के नतीजे में क्या मामला होगा कि आयनिक वाली प्रॉपर्टीज़ भी हमें इससे मिलेंगी और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिसमें लिंकेज हुई है तो उसकी वजह से इसमें कुछ कोवलेंट हाइड्राइड्स की भी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ सकती हैं। तो इस हाइड्राइड्स के हवाले से बस इतनी मालूमात ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हम इसको ज़्यादा तवील नहीं करेंगे। और आखिर में हम बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स को डिस्कस करते हुए हमने 2 फैमिली को अलहदा किया था। तो अब यहाँ पे इन दोनों फैमिलीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो हाइड्राइड्स है ना एलिमेंट्स के ग्रुप 1b और 2b। बी फैमिली आप जानते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहते हैं। तो इनके एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स आप मिला लें ग्रुप 3a के जिसमें इंडियम और थैलियम है। आपको याद होगा कि कोवलेंट हाइड्राइड्स में हमने इन 2 एलिमेंट्स को भी क्या किया था, सेपरेट कर लिया था। तो बिल आखिर आप देखें कि बकिया रह जाने वाले पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं आके एडजस्ट हुए हैं किसी और टाइप में। आयनिक हाइड्राइड्स में क्या अलहदा हुआ, बेरिलियम और मैग्नीशियम, उसने क्या किया, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाया। इसी तरीके से कोवलेंट हाइड्राइड्स में क्या अलहदा हुआ, इंडियम और थैलियम, वो यहाँ पे आके डिस्कस हो गया। इसी तरीके से जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है उसमें ग्रुप 1b और 2b उसको हमने सेपरेट किया था क्योंकि दरअसल वो अपनी ज़ात में एक न्यू प्रॉपर्टी रख के हाइड्राइड्स की एक नई फॉर्म को क्रिएट कर रहे थे। तो बिल आखिर सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आके डिस्कस हो गए एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि हाइड्रोजन नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट से रिएक्शन देने की सलाहियत रखता है। चलें जी, तो 1b, 2b और 3a के कुछ एलिमेंट जब मिलते हैं हाइड्रोजन के साथ तो फिर नतीजतन बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मेटालिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारा हाइड्राइड्स का टॉपिक बड़े अच्छे अंदाज से कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको बेहतरीन अंदाज से समझ में आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इल्म फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।